बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान ने अमेरिका को क्या दिया? एक तो बड़ा सिंबॉलिक आपका तस्वीर के अंदर पूरा एक पैगाम है, जहाँ आर्मी चीफ डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानी मादनियात दे रहे हैं। यानी ये ताजरों का काम है, हुकूमत का काम है, बाकी लोगों का काम है। मादनियात का पूरा एक महकमा, एक इदारा है, लेकिन हमारे आर्मी चीफ इन चीज़ों में पेश रहते हैं। पाकिस्तान की चीज़ें बेचनी हो, पाकिस्तान में चीज़ें लानी हो, पाकिस्तान को किसी जंग का हिस्सा बनाना हो, पाकिस्तान की मईशत हो या कुछ हो, हमारे जर्नैल जो हैं वो हमेशा पेश रहते हैं। इसीलिए फ़ैसले ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि ये इनके करने का काम नहीं है। इनके करने का काम है सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी के ऊपर अपना काम करें, हिफाजत का काम करें। इनका काम है चौकीदारी का। ये बड़े बड़े फैसलों के अंदर जब आ जाते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान को नुकसान होता है, और ये पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान को आप हवा में नहीं फेंक सकते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों से भी मिला। 6 ममालिक जो हैं उनके हुक्मरान तो डोनाल्ड ट्रंप को इकट्ठे मिले। फिर शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर से भी मुलाकात की। और अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है, और इसके साथ साथ आप जोड़ लीजिए कि वॉशिंगटन पोस्ट ने जो बात की है, इन्हें अगर आप इकट्ठा करें तो फिर पूरी कहानी खुलकर सामने आ जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी हैव अ रियल चांस फॉर ग्रेटनेस इन द मिडिल ईस्ट, कि हमारे पास मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत बड़ा करने हम जा रहे हैं और हमारे पास बहुत बड़ा मौका है। ऑल आर ऑन बोर्ड फॉर समथिंग स्पेशल, फर्स्ट टाइम एवर। वो कह रहे जी कि ये सारे के सारे जो है उनको ऑन बोर्ड ले लिया गया है, सारे तैयार हैं, और ये पहली दफा होने जा रहा है। वी विल गेट इट डन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अब ये कह रहे जी हम ये कर देंगे और ये हो जाएगा। अब ये क्या ऐसा बड़ा होने जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप बिला वजह इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देता। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है तो इसके पीछे पूरी एक कहानी हो सकती है। वैसे जो वॉशिंगटन पोस्ट ने अभी तक खबर ब्रेक की है वो मैं आपको बता देता हूं कि वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है। वो कह रही जी ट्रंप ने गजा के हवाले से एक बड़ा मनसूबा बनाया और कुछ अहम निकात सामने आए हैं। वो कह रहे जी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई, फौरी तौर पे लड़ाई रोक दी जाए और तमाम यरगमालियों को 48 घंटों के अंदर रिहा कर दिया जाए। हमास का गैर मुसल्ला होना, हमास तमाम हथियार जो है हमास के तबाह कर दिए जाएं। वो जंगजू जो तशद्दुद तर्क कर दे उन्हें आम माफ़ी दी जाए। दीगर के लिए बैरून मुल्क महफूज रास्ता फराहम किया जाए। इंसानी इमदाद और तामीर नौ, अमेरिका की क़यादत में इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल और मकानात दोबारा तामीर किए जाएंगे। ये अमेरिका की क़यादत में होगा। तकसीम का इंतज़ाम अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर गैर जानिबदार इदारे करेंगे। आर्जी हुकूमत, वो कहते हैं जी गज़ा में अहले फ़लस्तीनियों के ज़रिए चलाया जाए गज़ा को, जिन पर आलमी निगरानी होगी जब तक कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी में इस्लाहात ना हो जाएं। फिर बैनुल अक़वामी सलामती फ़ोर्स, अब ये वो नुक्ता है जहाँ पे पाकिस्तान की रेलिवेंस बढ़ जाती है। वो कहते हैं जी अरब और आलमी अफवाज गज़ा की सिक्योरिटी की निगरानी करेंगी, जबकि इसराइल बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकलता जाएगा। देखिए यहाँ पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमें जो है ना फ़ौजी बड़े सस्ते पड़ते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं वो इन मामलात के अंदर आप उनको एक मजहबी रंग दे के आप वहाँ पहुँचा भी सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत एक जंगी जुनून भी है और एक इस किस्म की सोच भी है। तो पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं अब इन्हें भी पहुँचाया जाएगा, और यही वो एक नुक्ता है जिसके ज़रिए से इसराइल को तस्लीम करने का या अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करने का बंदोबस्त होगा। ये देखें 2 दिन पहले मेरे दोस्त ने मुझे ये इत्तला दी थी, मैंने ये खबर आप तक 2 दिन पहले पहुंचाई थी। अब 2 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की उसके ज़रिए से चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। अब नाज़रीन कह रहे कैदियों का तबादला होगा। यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल अपने कैदियों को रहा करेगा जो इसराइल के पास हैं। यानी पहले तो जो यरगमाली हैं या जिन्हें हमास ने जिन्हें पकड़ा हुआ वो पहले रिहा कर दे 48 घंटे के अंदर, और बाद में इसराइल जो है वो रिहा करेगा। फ़लस्तीनी रियासत की राह हमवार हो जाएगी, लेकिन उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर गौर किया जा सकता है मुस्तकबिल की बातचीत में, लेकिन ये इस्लाहात और तामीर नौ के बाद ही मुमकिन होगा। अब ट्रंप का फार्मूला ये है कि सबसे पहले बंदे छुड़ाओ इसराइल के, जंगबंदी करवाओ, फिर वहाँ पर अपने बंदे घुसाओ, फिर वहाँ पर तामीर नौ के नाम के ऊपर सारे लोग आ जाएँ, एक वहाँ पर अबूरी हुकूमत बना दी जाए अपनी पसंद की, यानी जो लोग पसंद हैं उन पर मबनी एक हुकूमत बना दी जाए, और फिर एक फ़ौज वहाँ पे पहुँचाई जाए जो वो सारा इंतज़ाम संभाले,
और इसराइल निकलता जाए और वो फौज कंट्रोल कर दी जाए और उस फौज के अंदर पाकिस्तानी फौजी भी होंगे। और इसी बुनियाद के ऊपर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान शायद अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत कर देगा। और पाकिस्तान के अंदर मौलवी पता है क्या कह रहे होंगे? मौलवी कह रहे होंगे इससे बड़ी सआदत क्या हो सकती है। वैसे मैं हैरान होता हूं कि इन अमेरिका की चाकरी में देखें, एस्टेब्लिशमेंट देखो तो कोई कसूर नहीं है, अगर वो ये कर जाती है इसराइल को तस्लीम कर ले तो कोई कसूर नहीं है एस्टेब्लिशमेंट का, वो यही करते हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा अमेरिका की चाकरी की है, उनको कभी ना नहीं बोला, ये उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। तो एस्टेब्लिशमेंट से तो कोई गिला शिकवा है ही नहीं। ये तो उन बेशरम मौलवियों की बात है जो मजहब को बेचते हैं, या मजहब बेचने वाली मजहबी सियासी जमातें जो है उनका मुहासबा अवाम को करना चाहिए कि तुमने सारी जिंदगी में क्या चूरन दिखाया। उन्हें आईना दिखाया अवाम कि जनाब आपने हमेशा मजहब बेचा, देखो बेशर्मो तुम, यानी जो सौदा तुम कौम को हमेशा बेचते रहे हो वो सरेआम पड़ा हुआ बाजार में, अब देखो क्या हो रहा है। और इस वक्त जब तुम्हारे खड़े होने का वक्त है तो तुम सजदे में गिरे पड़े हो। यानी इमरान खान साहब के ऊपर सारी जिंदगी इन मजहबी सियासी जमातों में और इन बेशरम मुल्लाओं ने ये इल्जाम लगाया कि वो आदमी जो है वो ये कर देगा वो कर देगा। अब वो सारा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, इनकी जबान नहीं खुल रही। मैं तरीके लब्बैक की बात कर रहा हूं, तरीके लब्बैक वाले किधर है? इमरान खान के खिलाफ तो फतवे लेके डंडे लेके सड़कों पे आ जाते थे, तलवारें लेके बंदे आ जाते थे, लेकिन आज कोई भी नहीं आ रहा। बिल्कुल ठंड प्रोग्राम है। ये जो अभी एक खातून है जो इसराइल की बहुत हमायत करती रही हैं, बड़ी प्रो इसराइल है, और ये उनकी राय है। देखें, अगर कोई इसराइल की हमायत करता है तो ये उसकी राय है, मुझे उसकी राय का भी एहतराम है, क्योंकि मैं एक जमहूरी आदमी हूं। मैं ये कहता हूं सबको अपनी अपनी बात करने का हक होना चाहिए। जो बंदा जो बात करना चाहता है वो करे बात। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां पे आपका लॉक लग जाता है, जैसे कि खुदा न खास्ता तौहीन नहीं करनी चाहिए किसी मज़हब की, किसी की दिलादारी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये खातून क्योंकि ये कहती हैं कि इनको बहुत ये प्रो इसराइली हैं, या इन्हें लगता है कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करना चाहिए और नेतन्याहू की फ़ैन है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये मौलवी जो इमरान खान साहब के नेड़े से कोई बंदा गुजर जाता था तो खप डाल देते थे, आज आप देखें मुंह में दही जमा के बैठे हुए, बात ही नहीं करते, बोलते ही नहीं है। फजल रहमान साहब किधर गए? जमात इस्लामी किधर गई? मदद का चूरन बेचने वाले सारे लोग कहाँ गए? कहीं भी नहीं गए। अब इसराइल पसंद खातून के ऊपर इन्होंने एक जुमला नहीं बोला। फील्ड मार्शल साहब जो है वो मादनियात अमेरिका को दे रहे हैं, इसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की। अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर बातें हो रही हैं, इन्होंने टके का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। पिछले दिनों वफाकी वुज़रा बैठ बैठ के टीवी पे कह रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है या सही है, मैं ये कह रहा हूं कि ये मौलवी हमेशा से गलत थे। इन्होंने हमेशा कौम को चूरन कोई और बेचा और बाद में गेम कोई और डाली। और ये मुल्ला मिलिट्री अलाइंस है हमेशा से, ये इकट्ठे मिले हुए हमेशा से। अब ये कहेंगे जनाब ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी सादत है कि हमने जनाब ये एक दस्तखत कर दिया और इसके बदले में अब हमारी फौज वहां पहुंच गई है जहां इस फौज को पहुंचना था। तो ये तरीका तो नहीं बताया था आपने, तो बताया था कि जनाब काले झंडे होंगे और वो ऐसे करके जाएंगे और तैयारे पहुंचेंगे। और 12 मिनट के अंदर भी, थोड़े दिन पहले एक मौलवी बैठा हुआ कह रहा था, मौलवी मिलिट्री था, टीवी पे बैठा हुआ कह रहा था 12 मिनट में इसराइल को तबाह बर्बाद करके खत्म कर देंगे हम। इस किस्म की कहानियां जो है वो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर इन्होंने सुनाई हैं। तो मुल्ला मिलिट्री अलायंस ने जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। अब जहां से ये मादनियात निकलती हैं, जहां से मादनियात इकट्ठी की जाती हैं, वहां पे 4 जवान बच्चे शहीद हो गए एक मरतबा फिर। अब एक तरफ गंडापुर कहते हैं कि ऑपरेशन कोई नहीं करने दूंगा मैं, ऑपरेशन हो नहीं सकता, ऑपरेशन होना नहीं। तो ये क्या हो रहा है? रोजाना की बुनियाद पे लाशें गिर रही हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनका नमाज जनाजा देखिए कितने ज्यादा लोगों ने आकर पढ़ा है। इस तरह के वाकयात को रोकना चाहिए। यहाँ के लोग अमन के हकदार हैं, अमन दिया जाए और ये मादनियात निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मादनियात यहीं पड़ी रहे, लेकिन मकामी लोगों को अगर फायदा ना हो तो मादनियात निकालनी क्यों है फिर? देखें ना, आपने बलूचिस्तान से गैस निकाली, निकाल निकाल के आपने बलूचिस्तान के गैस के ज़खायर ख़त्म कर दिए। बलूचिस्तान को क्या मिला उसके बदले में? आपने बलूचिस्तान से कॉपर निकाला, सोना निकाला, वो मादनियात निकाल के आपने ट्रकों के ट्रक कंटेनर्स रोजाना की बुनियाद पे भर भर के आपने भेजे पाकिस्तान से बाहर। बलूचिस्तान के लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं। आपने बलूचिस्तान में कोयला निकाला, आपने इतना कोयला निकाला और इतना कोयला पूरे पाकिस्तान के अंदर पता नहीं कहां आपने भेज दिया। रॉ मटेरियल निकाला आपने बेशुमार बलूचिस्तान से। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, बलूचिस्तान को क्या मिला? कुछ भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें निकालनी नहीं चाहिए, ये अल्लाह ताला का तोहफा है, ये निकालना चाहिए। अमेरिका निकाले, आगे सऊदी अरब निकाले, बरतानिया निकाले, दुनिया के सारे मुल्क, बड़ी बड़ी कंपनियां आए आके ये काम करें। लेकिन मेरा कहना यह है
कि जब भी एस्टेब्लिशमेंट डील करती है, इस तरह के किसी सौदे को वो एस्टेब्लिशमेंट डील करती है, तो मकामी लोगों को कुछ नहीं मिलता। जब भी कभी एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डील मारती है मादनियात की, तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट को तो कुछ मिलता होगा, मकामी लोगों को कुछ नहीं मिलता। मेरी गुजारिश ये है कि ये काम जरूर करें। ये बहुत अच्छा है, फवाद चौधरी ने इसकी तारीफ भी की है कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये आर्मी चीफ के करने का काम नहीं, जिनका काम है वो करें। दूसरी बात यह है कि जनाब, ये मादनियात तभी काम आएगी जब मकामी लोगों को रोजगार मिलेगा, जब मकामी लोगों को तालीम मिलेगी, जब मकामी लोगों को अच्छा इलाज मिलेगा, जब मकामी लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा, जब वहाँ सड़कें बनेंगी, पार्क बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, कम्युनिटी सेंटर बनेंगे और उनको आला तालीम भी मिलेगी, उनके लिए बहुत सारे मौके होंगे, फिर तो फ़ायदा है, फिर तो बहुत फ़ायदा है। लेकिन जब मकामी लोगों को आपने कुछ नहीं देना, उनको लाशें ही देनी हर थोड़े अरसे बाद, जैसे 4 बच्चे शहीद हो गए, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा इसका नुकसान होगा। शहबाज शरीफ साहब नादरीन, बजाय इसकी कि पाकिस्तान का एक इमेज बिल्डिंग करते यूनाइटेड नेशन में, वो वहाँ जाकर दुनिया को एक नया डरावा दे रहे हैं। यानी पाकिस्तान से दुनिया को डरा रहे हैं कि अगर हम इन दहशतगर्दों को ना रोकें जो पाकिस्तान में है, तो ये लंदन और न्यूयॉर्क में दंदनाते फिरेंगे। अंदाज़ा करें आपका वज़ीर आज़म क्या हरकतें कर रहा है। यही काम किया था परवेज़ मुशर्रफ ने। परवेज़ मुशर्रफ ने पूरी दुनिया को कहा था कि हम तुम्हारे लिए पाकिस्तान में जंग लड़ रहे हैं, और फिर पाकिस्तान में इतनी जंग लड़ी कि 90,000 लाशें पाकिस्तान में पड़ी हुई हैं। पाकिस्तानियों के कंधे थक गए लाशें उठा उठा के, और अभी तक लाशें गिरने का सिलसिला जारी है। रोज़ाना फौजी शहीद हो जाते हैं, पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं, आम शहरी शहीद हो जाते हैं। यही चूरन परवेज़ मुशर्रफ ने बेचा था सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए। पैसा तो आ गया था, लेकिन लाशें गिरने का सिलसिला नहीं रुक रहा। दुनिया को डराओ कि जनाब बहुत दहशतगर्द हैं, अगर हमने इनसे ना लड़ाई की तो ये आपके मुल्कों में पहुंच जाएंगे, ये करके। अब जब आप दुनिया को ये कहेंगे कि पाकिस्तान में ऐसे दहशतगर्द हैं जो बरतानिया में और अमेरिका में आ सकते हैं, तो वो क्या पाकिस्तानियों को वीज़े देंगे इसके बाद? वो तो कहेंगे पता नहीं, इनका अपना वज़ीर आज़म कहता है कि दहशतगर्द आ सकते हैं। वैसे हद दर्जे की बेवकूफ़ी है, मुझे समझ नहीं आती ये क्या चक्कर है इनका। आज तक हम भुगत रहे हैं जो मुशर्रफ ने किया, और ये उसी रास्ते पे चल रहे हैं दोबारा से, वही ब्लैकमेलिंग, वही टैक्टिक्स दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, ये जो एक खातून वाला मसला था जो बहुत उठ गया था, वो अब ज़्यादा ही उठता चला जा रहा है। उसमें नईम पंजूता साहब की एक ट्वीट है, इस ट्वीट को आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा। उन्होंने कहा जी, शमा जुनेजो जो एक सरीह प्रो इसराइल और छोटी सतह की ट्रोल समझी जाती हैं, अचानक 2022 के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड कैसे इन्होंने पा लिया। सबसे बड़ा सिविल अवार्ड इनको मिला पाकिस्तान का। अक़वाम मुत्तहिदा में फार्म 47 वाले वज़ीर आज़म के बिल्कुल पीछे नशिस्त कैसे मिली, और वज़ीर आज़म के सरकारी जहाज़ पर इनके साथ सफ़र का मौका कैसे मिला, वज़ीर आज़म वाले होटलों के अंदर ये ठहरी, वो खुफिया सरकारी दस्तावेज़ात के साथ क्या कर रही थी। ये बड़े अहम सवालात हैं। अब जो शमा जुनेजो साहिबा हैं, उन्होंने कुछ पॉइंट उठाए और कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई जो हैरान कुन है। ये नहीं, उन्होंने ख्वाजा आसिफ को, वज़ारत ख़ारजा को और सबको झूठा साबित कर दिया। ये नहीं, अब ये आपस में ही लड़ रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सारे मिलकर कहते थे इमरान खान जो है वो इसराइल का एजेंट है या बादों का यहूदी एजेंट कह देते थे, वो सारे अपनी अपनी इज्जत छुपाते फिर रहे हैं, सफाइयाँ देते फिर रहे हैं, और इमरान खान ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा उसने। इन्होंने खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया। अब एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं, वो उससे जान छुड़ा रहा है, वो उससे जान छुड़ा रहा है, वो उससे जान छुड़ा रहा है। ये जरा पहले खातून की आप ट्वीट देखिए। उन्होंने कहा, मैं पिछले कई महीनों से पाकिस्तान और वज़ीर आज़म साहब के लिए काम कर रही थी। पाक भारत जंग के दौरान मेरे पॉलिसी ब्रीफ्स, एडवाइस और पॉइंट्स सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है और महफूज है। मुझे वज़ीर आज़म साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर लिखने का टास्क दिया और ख़ुद वफ़द का हिस्सा बनाया। मेरा नाम बाकायदा एडवाइज़र्स के तौर पर शामिल किया गया और मेरा सिक्योरिटी पास भी इसी हवाले से इशू किया गया। मैंने उनकी टीम के साथ मिलकर दिन रात काम किया। मैंने उनके साथ सफ़र किया, उनके और उनकी टीम के साथ एक ही होटल में क़याम किया, उनकी बिल गेट जैसी आम तरीन साइडलाइन मीटिंग्स का हिस्सा बनी और जिनकी फुटेज टीवी पर भी आई। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म साहब के पीछे मैं और इसहाक डार साहब इकट्ठे बैठे हुए थे, जिनकी मिनिस्ट्री ने मेरे बारे में ट्वीट किया कि मैं वफ़द का हिस्सा नहीं थी। इस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे प्रोटोकॉल टीम वाले AI कॉन्फ्रेंस में ले गए, जहां ख्वाजा आसिफ के पीछे बिलाल और मैं सारा वक्त ना सिर्फ साथ बैठे रहे बल्कि बिलाल नई तकरीर भी लिखते रहे।
इस तकरीर के बाद हमने मिलकर चाय भी पी ख्वाजा आसिफ के साथ। गाड़ी के इंतज़ार में 40 मिनट हम साथ बैठे रहे इकट्ठे, दोबारा तस्वीरें भी लीं और एक ही कार में तीनों साथ वापस होटल भी आए। ख्वाजा आसिफ कार में पीछे मेरे साथ ही बैठे थे। अंदाज़ा करें, ख्वाजा कहते पहचानते ही नहीं इनू, हद हो गई। वैसे ख्वाजा साहब बंदा झूठा होवे लेकिन इस लेवल का ना होवे। इन्हें साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, साथ फोटोएं बना रहे हैं, साथ जनाब कार के अंदर पिछली एक ही सीट पे खातून के साथ बैठ के आप जा रहे हैं, कहते पहचानना ही नहीं इनू। वो खातून अब आपको यानी ये तो इतनी बुरी तो मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब के साथ मेहंदी हसन ने नहीं की जो इस खातून ने कर दी है, पकड़ के लितरो लितरी कर दिया। ख्वाजा साहब के बारे में फिर कहती हैं, आखिरी दिन वज़ीर आज़म की तकरीर के वक्त भी मैं सबके साथ अक़वाम मुत्तहिदा में थी, जहाँ ख्वाजा आसिफ मेरे सामने बैठे हुए थे और हम सब ने मिलकर वज़ीर आज़म के लिए तालियाँ बजाईं। वज़ीर आज़म की तारीख़ी तकरीर सिर्फ मेरी लिखी हुई नहीं थी, हम सब के टीम वर्क का हिस्सा थी और हम सबकी मेहनत शामिल थी। मेरी वापसी की फ़्लाइट भी पहले ही तयशुदा थी और मुझे मिशन प्रोटोकॉल वाले खुद एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने आए थे। अब ख्वाजा साहब ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं और किस एजेंडे के तहत अपनी हुकूमत के एक तारीखी दौरे को बदनाम कर रहे हैं, वो वज़ीर आज़म साहब को उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी अथॉरिटी चैलेंज हुई है, मेरी नहीं। अब बात यह है कि ये हमारी बहन है शमा जुनेजो साहबा। आप ये समझिए कि प्रॉब्लम क्या है। आपका थोड़ा सा जो स्टांस है वो प्रो इसराइल है। ये जो ख्वाजा आसिफ जैसे लोग या शहबाज शरीफ जैसे लोग या ये जो इसहाक डार जैसे लोग हैं, ये पाकिस्तान में जाके ना मज़हब का चूरन बेचते हैं। ये वहाँ जाकर बन जाते हैं इंतहाई मजहबी कट्टर और ये वहाँ जाके कहते हैं कि हम तो फ़लस्तीन के लिए जान कुर्बान करना चाहते हैं, गर्दनें कटाने के लिए तैयार हैं, और इसराइल को वहाँ ये बुरा भला कहते हैं। लेकिन जैसे ये बाहर आते हैं या आप लोगों से मिलते हैं तो शायद इनकी सोच बदल जाती है। तो बाहर जो बदली हुई सोच है उससे आपने कुछ और नतीजा अखज़ कर लिया। ये ना दोगला इनका रवैया होता है। इनको हाइब्रिड सिस्टम भी बड़ा पसंद है ना, दोगला सिस्टम। तो ये दोगले हैं एक्चुअली। ये पाकिस्तान में कुछ और होते हैं, बाहर आकर कुछ और होते हैं। पाकिस्तान में जाके ये कट्टर मजहबी बन जाते हैं, बाहर आके ये लिबरल बन जाते हैं। तो कसूर आपका नहीं है, ये इनकी जबिल्लत है, ये करते ही ऐसे हैं और यही इनकी सियासत का खासा है। अब मामला ये है कि ख्वाजा साहब फिर झूठ बोलेंगे कोई ना कोई, तो हम एक और चीज़ दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये नाज़रीन आप तस्वीर देखें, ये स्क्रीनशॉट्स हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस खातून के बहुत सारे ट्वीट ना सिर्फ रीट्वीट किए, जिन्हें ख्वाजा साहब कहते हैं मैं पहचानता ही नहीं इसको, कि अब तो मैं इसको पहचानता ही नहीं हूँ। वो मुझे याद है कि राजा रियाज ने कहा था अब तो पहचानते ही नहीं है। तो इस तरह ख्वाजा साहब भी नहीं पहचानते। ख्वाजा साहब जनाब, इस खातून के यहाँ पे मेरे पास कोई आधा दर्जन ट्वीट्स हैं जिनको ख्वाजा साहब रीट्वीट कर रहे हैं और साथ ऊपर कमेंटिंग भी कर रहे हैं। और एक जगह पे ये खातून बता रही हैं कि वो बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। इसमें ख्वाजा साहब कहते हैं कि यू विल बीट इट इंशाल्लाह, कि यानी आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। ख्वाजा साहब ने इनको दुआ भी दी है। फिर एक और उन्होंने कोई दुआ की तो उसमें भी ख्वाजा साहब ने कहा अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए। फिर बाकी इमरान खान साहब की पार्टी की बुराइयों में ये दोनों मिलकर करते रहे हैं। इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इकट्ठे बह के चाय भी पीती है। लेकिन ख्वाजा साहब जो है वो दौड़ जाते हैं। जैसे आजकल ख्वाजा साहब जनरल बाजवा को नहीं पहचानते, हालांकि जनरल बाजवा और उनके ससुर के एहसानात के नीचे ख्वाजा आसिफ जैसे लोग दबे हुए हैं। जनरल बाजवा ने इनको इलेक्शन जितवाया था, अभी तो जनरल आसिफ मुनीर साहब ने जितवाया, जनरल बाजवा ने इनको बाकायदा इलेक्शन जितवाया था। नाज़रीन, आ जाए अब कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें हैं। तो पाकिस्तान और भारत का मैच चल रहा है, दुआओं पे ही है पाकिस्तान। अब अल्लाह करे पाकिस्तान मैच जीत जाए। 2-4 लोग ऐसे हैं जो मैच जिता सकते हैं सिंगल हैंडेड। फ़खर जमान या साइम अयूब जो है ये पाकिस्तान को बैटिंग के अंदर ये क्लिक करते हैं तो पाकिस्तान का चांस बन सकता है। और बॉलिंग में शाहीन को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि आपको अभिषेक शर्मा को जल्दी आउट करना होगा। अभिषेक शर्मा को आप जल्दी आउट करें और सूर्या कुमार यादव को आप आउट करें। ये 2 लोग आपने आउट किए तो आपके हाथ में मैच आना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, कश्मीर में कल के दिन से एहतजाजी तहरीक शुरू हो जाएगी। आज वार्म अप हो रहा है, पुलिस भी निकल के अपनी फ्लैग मार्चेस कर रही है। दूसरी तरफ जो नौजवान हैं आज़ाद कश्मीर के, वो भी अपनी रैलियां निकाल रहे हैं झंडों के साथ। और एक बड़ा अहम पैगाम भी जो कश्मीर की एक्शन कमेटी है उसने जारी किया है। उन्होंने कहा जी हम ओवरसीज़ कश्मीरियों से गुजारिश करते हैं, हमें इस वक्त आपकी ज़रूरत है। हमने अपना चार्टर ऑफ डिमांड अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम इंसानी हकूक़ के इदारों तक पहुँचा दिया है। हमें अब कुचलने की कोशिश की जाएगी। हम हर सूरत अपने बुनियादी हकूक़ से पीछे नहीं हट सकते। कोई भी शरपसंद हमारी सफ़ों में शामिल हो सकता है। अवाम खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करें।
अवामी एक्शन कमेटी, ये उमर नज़ीर कश्मीरी, इनका ये स्टेटमेंट है नाज़रीन। अब मामला ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वो क्या मदद चाह रहे हैं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा को उन्होंने कह दिया है और कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में बरतानिया में और यूरोप में मौजूद हैं। वो यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज कर सकते हैं। लिहाजा यही उनका मकसद है ओवरसीज़ कश्मीरियों को इन्वॉल्व करने का। और नाज़रीन, सबसे आखिर में हमारे कुछ जो जर्नलिस्ट हैं वो गए उस जगह पे जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा कामयाब जलसा किया, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे। उन्होंने आज दिन के वक्त वीडियोस बना के दिखाई कि कैसे कचरे के ढेर के ऊपर गंडापुर साहब ने जलसा करवाया। मरीम नवाज साहिबा ने मवेशी मंडी में जलसे करवाए। इस्लामाबाद में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यही किया गया और गंडापुर ने कचरे के ढेर के ऊपर जलसा करवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो इंतहाई अफसोसनाक है और बड़ी घटिया हरकत है जो इन्होंने की है। इमरान खान साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। जेल में है बेचारे, क्या करेंगे। लेकिन फ़िलहाल सिचुएशन जो है वो मीडिया ने आपके सामने रख दी। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।